यूं जमीन पर बैठकर यूं आसमां देखता है। यूं जमीन पर बैठकर यूं आसमां देखता है। पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने इनकम टैक्स के आपसे 30 एमसीक्यूज तक डिस्कस किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और बाकी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो एमसीक्यू वाला, HRA। HRA क्या होता है? HRA की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। इट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा? कंपनीज के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को कई बार रहने के लिए घर दे दिया जाता है, क्वार्टर्स दे दिए जाते हैं, और कई बार उनको रहने के लिए कोई सुविधा, कोई रेंट, कोई क्वार्टर्स, कोई घर नहीं दिया जाता। इसकी जगह उनको कुछ पेमेंट दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं कि आप अपनी पसंद के किसी भी घर में रह लीजिए, या आप किराए के घर में रह लीजिए, या फिर अगर आपका अपना घर है आप अपने घर में रह लीजिए। उससे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा? हमारे पास 3 प्रकार के अलाउंसेस होते हैं, फुली एग्जम्प्ट, फुली टैक्सेबल और पार्टली टैक्सेबल। तो HRA जो होता है वो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होता है। ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, कुछ हद तक टैक्सेबल है और कुछ लिमिट तक ये एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है टैक्सेशन ऑफ HRA? तो HRA के लिए रूल 2A, जो HRA के साथ रूल 2A डील करता है, जो HRA को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसेबल फॉर। तो जो एग्रीकल्चरल इनकम जो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में हो, किसी भी जो आउटसाइड कंट्री जो होगी, अपार्ट फ्रॉम द जो होम कंट्री के अलावा कहीं से भी अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम होगी, वो असेसेबल है, टैक्सेबल है रेसिडेंट के लिए। इसके लिए टैक्सेबल होगी, किसकी इनकम में वो असेस करेंगे, टैक्सेबल होगा, वो रेसिडेंट के लिए होगा। एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जनरल इनकम्स अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के अंडर आता है। इफ द असेसी इज लिविंग इन ओन हाउस, HRA इज। अगर जो असेसी है जिसकी इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स के लिए, अगर वो अपने घर में रहता है, अगर वो अपने घर में रहता है तो HRA की क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर वो अपने घर में रहता है तो जितना भी HRA उसे मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, उस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। सो इट इज फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 35। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज ए डिडक्शन एज पर सेक्शन। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा वो एज ए डिडक्शन और अलाउड होता है, और कौन से सेक्शन होगी? इट इज अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, 16 सबसेक्शन 2। और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन अलो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही डिडक्शन अलो होगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन अलो नहीं होती, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या प्राइवेट एम्प्लॉयज हो। जब हम पहले सैलरी, टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं तो उसमें हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले इंक्लूड करते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो डिडक्शन अलो होती है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। अब सब साथ साथ जो आपसे मैं MCQ डिस्कस कर रहा हूं, आप
खुद पहले मार्क करिए और देखिए आपके कितने कितने आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं, कितने गलत हैं। अपनी तैयारी को असेस करिए। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बीच में बोलने में कोई दिक्कत होगी, कई बार थोड़ी सी चेस्ट कंजेशन है, खांसी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश अभी भी मेडिसिन खाकर ही आपको आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर। तो बीच में अगर कई बार आवाज़ कुछ कुछ खराब सी आएगी तो प्लीज़ बियर विद मी। कोशिश करूंगा कि जितना सही हो उतना बोलूँ मैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर encouraging research, academic and other professional pursuit is called। तो कोई भी अलाउंस जो इन पर्पस के लिए दिया जाएगा उसको बच्चों हम एकेडमिक अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमें एग्जम्पशन मिलती है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगी, और पर चाइल्ड 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन के लिए ही एग्जम्पशन मिलेगी। और इसमें एक और चीज ऐड अप कर रहा हूं, जो चिल्ड्रन होंगे दे शुड बी स्टडिंग इन द होम कंट्री। अगर वो फॉरेन पढ़ने के लिए गए हैं तो इन दैट केस ये एग्जम्पशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन वो अलो नहीं होगी। और ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं है। और अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, उसको उसके लिए भी डिडक्शन जो होगी ये 100 पर मंथ पर चाइल्ड जो होगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए वो अलाउड होगा। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जम्प्टेड अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो वो 300 पर मंथ हॉस्टल अलाउंस की डिडक्शन हमको अलो होती है। बाकी जो रूल्स जो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए थे वही रूल्स हॉस्टल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। पहले क्या होता था, सभी एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जम्पशन मिलती थी, 1600 पर मंथ की एग्जम्पशन मिलती थी। पहले सभी एम्प्लॉयज को 1600 पर मंथ की एग्जम्पशन मिलती थी, और फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली जो हैंडीकैप पर्सन के लिए 3200 पर मंथ एग्जम्पशन होती थी। अब इसमें कुछ चेंजेस कर दी हैं। अब जो नॉर्मल जो पर्सन होंगे उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। एग्जम्पशन अब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज को एग्जम्पशन मिलेगी, एंड इट इज 3200 पर मंथ उनको एग्जम्पशन मिलेगी। इससे पहले वाले प्रोविजंस में, जो पहले वाले प्रीवियस ईयर्स में नॉर्मल पर्सन्स को भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं थे उनको भी 1600 पर मंथ एग्जम्पशन मिलती थी। फॉरेन अलाउंस जो होगा वो फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस है, प्रोवाइडेड वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड अब्रॉड, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जम्प्ट होगा, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जम्प्टेड। कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है। डीए डियरनेस अलाउंस, इसे हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे आप देखेंगे महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो डीए मिलता है, टीएडीए नाम सुना होगा सभी ने, जाना पहचाना नाम है। जो टीएडीए होगा वो टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इसे हम सीसीए या कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस भी बोलते हैं, ये भी टैक्सेबल होता है। फॉरेन अलाउंस जो होगा फुली एग्जम्प्ट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और इसके अलावा कौन सा अलाउंस आ जाएगा, लेट्स सी। मेडिकल अलाउंस, इट इज अगेन फुली टैक्सेबल। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड फॉर, कितने के लिए एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट होगा, इट इज फॉर 2 persons, 2 children, 100 per month per child, maximum of 2 children. Next one is government employee received salary, कितनी सैलरी मिली थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1,20,000 की सैलरी मिली है, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस जो 10,000 है।
During the previous year, he spent 6,000 on entertainment. He is entitled to deduction under section 16 subsection 2. तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो डिडक्शन जो इंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है वो डिडक्शन अलो होती है. पहला आ जाता है 5,000. ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, मीन्स इससे ज्यादा अलाउंस नहीं मिल सकता, डिडक्शन नहीं मिल सकती. दिस इज स्टैट्यूटरी लिमिट. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल अलाउंस, जितना उसको अलाउंस मिला, एंटरटेनमेंट. एंड द थर्ड वन इज 1/5 ऑफ बेसिक पे, 1/5 ऑफ द बेसिक पे. तो ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. इसमें अगर आप देखेंगे ही इज गेटिंग बेसिक पे जो इसमें 1,20,000 है. अगर मैं इसमें वैल्यूज फीड करूं एक्चुअल अलाउंस, ही इज गेटिंग 6,000. 5,000 तो वो स्टैट्यूटरी लिमिट है. 1/5 ऑफ बेसिक पे 1,20,000 का बेटा 1/5 आप करेंगे तो इट विल बी 24,000. इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लीस्ट जो है वो 5,000 है. तो ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच इज रुपीज 5,000, which is rupees 5,000. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44. रेसिडेंशियल स्टेटस को बच्चों अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, बट इसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44. A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least for 182 days. तो उसका स्टे 182 डेज होगा टू बिकम अ रेसिडेंट. तो रेसिडेंट बनने के लिए उसका स्टे 182 डेज होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग में बी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. कंपनी के केस में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें सिर्फ रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा. ठीक है, तो इसमें जो आ गया हु अमंग द फॉलोइंग, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, इट कैन बी रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46. द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज. सैलरीज हेड में कौन सी आइटम टैक्सेबल नहीं है? कमीशन रिसीव्ड बाय द फुल टाइम डायरेक्टर. अगर फुल टाइम डायरेक्टर है तो सैलरीज हेड के अंडर टैक्सेबल होगी, अगर पार्ट टाइम है तो नहीं. रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर. कोई भी किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर कोई रिम्यूनरेशन रिसीव की गई होगी, अगर कोई रिसीव की गई होगी तो किस हेड में टैक्सेबल होगा? इसमें से इन्होंने पूछा विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज. तो अगर पार्टनर के द्वारा कोई भी रिम्यूनरेशन रिसीव की गई होगी तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल होगा, वो सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं होगा. अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय जो होगा वो सैलरीज हेड में, एंड फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय वो भी सैलरी हेड के अंडर आ जाएगा. नेक्स्ट वन, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर से जो पहला होगा वो प्रीवियस ईयर होगा. अगर 2016-17 इज द प्रीवियस ईयर, देन असेसमेंट ईयर इसके लिए क्या होगा? 17-18. अगर 17-18 इज द असेसमेंट ईयर तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 16-17. सो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द, जो इससे पहले वाले का, इसका असेसमेंट ईयर के जो प्रीसीडिंग पहले वाला जो होगा दैट विल बी द प्रीवियस ईयर. ग्रेचुइटी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले ये ग्रेचुइटी जो होती थी वो जो पे की जाती थी एम्प्लॉयर के द्वारा वो वॉलेंट्री थी, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने अपने जीवन के इतना ज़्यादा समय इस कंपनी में, इस बिजनेस में लगा दिया, सो एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्हें ग्रेचुइटी दी जाती है. और अब ये
जो एक वॉलंटरी की जगह पे कंपल्सरी पेमेंट बन गई है। तो ग्रेचुटी जो होती है वो रिटायरमेंट के समय मिलती है, और जो ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा अगर रिसीव की जाएगी तो फुली एग्जम्प्ट होता है। इट इज फुली एग्जम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में क्या जाता है, इफ दो कंडीशंस आ जाती हैं, ही माइट बी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड ही मे नॉट बी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस यूज होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49, द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज। जो पीरियोडिक पेमेंट, जो रेगुलर बेसिस पर जो पेमेंट मिलती जाएगी, किस वजह से, पास्ट सर्विस से। आपने कहीं कोई जॉब की, अपने सर्विस की, रिटायरमेंट के बाद आपको पीरियोडिकली हर महीने कुछ पैसा मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द पेंशन। उसे पेंशन कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने पेंशन भी अब खत्म कर दी है, अब नॉन पेंशनेबल जॉब्स हैं। अगर पेंशन के लिए अगर आपने कोई करना है तो आपको जो होगा वो पर्सनली कोई प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास कुछ ना कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया whether occurred in India or outside India, the tax incidence in case of resident is। तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, इन केस ऑफ रेसिडेंट, अगर कोई रेसिडेंट होगा तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, और एज पर स्लैब सिस्टम टैक्स लगेगा, एज पर स्लैब्स उस पर टैक्स लगेगा। 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता, 2,50,000 से 5 लाख तक अमाउंट टैक्स रेट अलग है, 5 लाख से 10 लाख तक है, एंड 10 लाख से अबव है। तो और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की स्लैब तक टैक्स नहीं है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट वन, और गवर्नमेंट ने एक और टैक्स सिस्टम, जो 2 टैक्स सिस्टम, नया वाला भी टैक्स सिस्टम रखा है। अगर आप नए वाले टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो कई डिडक्शंस होंगी जो आप क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 51, द इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी है और एक्रूड है आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, जो बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है और सेटअप भी इंडिया में है। द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज, तो जो टैक्स इंसिडेंस होगा इट इज टैक्सेबल। रेसिडेंट होना, अगर रेसिडेंट है, इट इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, तो इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हो या एक्रूड आउटसाइड इंडिया हो, तो वो रेसिडेंट इंडियन के लिए टैक्सेबल होगा। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर, किस हेड में पेंशन टैक्सेबल होगी, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP इज टैक्सेबल अंडर द हेड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बट मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो इसको सैलरीज हेड में लिख लेते हैं। तो सैलरीज हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए एक्सक्यूज मी, तो सैलरीज हेड के लिए कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है सैलरीज हेड के लिए, उसके लिए क्या जाता है सैलरीज हेड के लिए कि दे शुड बी रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो 2 पर्सन्स के बीच में। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द पब्लिक, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ने उनको चुनकर भेजा है कि वो हमारी दिक्कतों को पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने उठाएंगे और उनको हल करवाएंगे। तो जो सैलरी, अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज नहीं है, अगर इनको कोई सैलरी मिलती है तो फिर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो किस हेड में टैक्सेबल होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, ये अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड
other sources. Next one, a person is non-resident. A person is non-resident if he fails to fulfill. पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा अगर वो क्या कौन सी एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर एक भी बेसिक कंडीशन में से एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ही इज नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ. किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी? अगर इंडिया में रिसीव होगी तो रेसिडेंट ओनली. नेक्स्ट वन क्या ऑप्शन है, लेट्स सी कौन सी ऑप्शन है. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, नॉन रेसिडेंट ओनली एंड ऑल असेसीज. तो वो ऑल असेसीज के लिए टैक्सेबल होगी. नेक्स्ट वन इज 56 क्वेश्चन. तो 56 में क्या दिया हुआ है, डैश इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. तो जो डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर कोई भी डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलेगा तो इट इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. नेक्स्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स. इनकम टैक्स 1961 क्या क्या कवर करता है? वो बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट्स एंड रिलीव्स, इनकम्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड ऑल ऑफ द अबव. वो सारी की सारी चीजों को कवर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. एनी रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agricultural purposes is, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज किया जाता है तो इट इज फुली एग्जम्प्ट. एग्रीकल्चरल इनकम अगर कोई होगी तो हमारे देश में वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उस पर बच्चों टैक्स नहीं लगता है. क्वेश्चन नंबर 59. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी कैन बी. जो रेसिडेंशियल जो स्टेटस होगा तो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर. तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो हर असेसमेंट ईयर के लिए चेंज हो सकता है. अगर हमने प्रीवियस ईयर में कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हमारा जो रेसिडेंशियल या जो असेसी होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इट कैन बी चेंज. तो इट डिफर्स, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर एज पर द स्टे इन द कंट्री. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम. सैलरी इनकम में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है? कम्यूटेड पेंशन मीन्स जब कोई पर्सन रिटायर होता है वो अपनी पेंशन को जब इकट्ठी इन लमसम अगर ले लेता है, कुछ पोर्शन को या सारी पेंशन को, अगर वो बोलता है एम्प्लॉयर के कि मेरे को उस पेंशन को इकट्ठा कर कर जो 60%, 50%, 70% पेंशन या पूरी पेंशन को, अगर वो कम्यूट मीन्स कि वो कहता है कि सारी की सारी पेंशन आप मेरे को इकट्ठी एक ही बार दे दीजिए, देन इट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन. और जो पीरियोडिक पेंशन हर महीने मंथली बेसिस पर पेंशन मिलती है तो दैट इज कॉल्ड द अनकम्यूटेड पेंशन. लीव सैलरीज, जो सैलरी जो लीव अलाउड होती है एम्प्लॉयज को कई प्रकार की लीव्स अलाउड होती हैं और कई बार एम्प्लॉयज उन छुट्टियों को अवेल नहीं करता. दैट मीन्स वो छुट्टी के टाइम पर भी ऑफिस में गया, अब वो इस सैलरी को, इस लीव को जो उसको छुट्टी थी उस लीव वाले दिन भी वो काम के लिए गया तो वो उसको इनकैश कर सकता है. ड्यूरिंग सर्विस भी इनकैश कर सकता है, आफ्टर रिटायरमेंट भी इनकैश कर सकता है. उसे हम बोलते हैं लीव इनकैशमेंट. तो इट इज टैक्सेबल, वो सैलरी हेड के अंडर आती है. फैमिली पेंशन क्या होती है? जब कोई पर्सन दुनिया से रिटायर हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो पेंशन जो उसके हिस्से की थी अब उस एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगी, अब उसकी फैमिली को मिलेगी. और जो फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है, वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी. तो ये जो इनकम है इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम, वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होती. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 61.
इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी में टैक्स किसके द्वारा पे किया जाएगा? टैक्स फ्री सैलरी में क्या जाता है कि एम्प्लॉय को सैलरी दे दी जाती है और उसको बोला जाता है कि तुमको सैलरी मिलेगी, टैक्स की चिंता आपने नहीं करनी। तो एम्प्लॉय पूछता है तो फिर टैक्स कौन भरेगा? एम्प्लॉयर कहता है मैं हूं ना। तो टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। इस केस में जो टैक्स फ्री सैलरी में जो एम्प्लॉय की सैलरी पर, ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, बट वो टैक्स एम्प्लॉय नहीं पे करेगा, एम्प्लॉय की बिहाफ पर एम्प्लॉयर पे करेगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 62। डीए, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी कहते हैं, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, किसके लिए टैक्सेबल होगा? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी है, ऑल एम्प्लॉयज आ गया, नन ऑफ दिस तो नहीं, सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही हम कवर करते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे इस नंबर पर 7889930313 पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है जी। तो वहां पर आपको मैं जो होगा व्हाट्सएप कर लीजिए, तो वहां पर आपको मैं इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों की जो डिटेल्स जो होंगी इस पीडीएफ से रिलेटेड वो आपसे मैं शेयर कर लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, मैंने 11th और 12th कॉमर्स के भी जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज के ग्रुप्स, जो बीकॉम के ग्रुप्स हैं वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और बीकॉम के जो ग्रुप्स हैं वो ग्रेजुएशन के जो ग्रुप्स होंगे वो ऑफलाइन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को अलो कर दिया है और फुली वैक्सीनेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे सो दे आर अलाउड। तो जो बीकॉम बीबीए उनके जो क्लासेस ऑफलाइन मोड पर भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड पर भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर कोई 11th और 12th कॉमर्स के लिए इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। और इसके लिए फी में 40% बेटा 40% फीस में स्कॉलरशिप जो है वो इस समय अवेलेबल है। तो कोई भी जो आपका नियर एंड डियर जो कोई बेनिफिट लेना चाहता है इन क्लासेस का, सो दे आर मोस्ट वेलकम। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, इसे शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव है तो आप वो जो होगा वो आप मेरे को भेज दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।